अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आने वाला हफ्ता हुकूमत के लिए नए चैलेंजेस और नई मुश्किलात लेकर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आइंदा हफ्ते 24 और 28 अगस्त को गुजरात और झेलम में जलसे किए जा रहे हैं, जबकि अगले ही हफ्ते इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त भी लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अवामी तहरीक की तहरीक क़सास भी पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी है। आज भी पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से 25 शहरों में धरने दिए गए हैं और अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने यह अज़्म दोहराया है कि वो पनामा लीक्स और सानहा मॉडल टाउन के मरकजी किरदारों को इंजाम तक पहुँचाने तक अपनी तहरीक उनकी पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी रहेगी और वो एक इंच भी अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। और इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने हुकूमत से मुतालबा किया है, इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया है कि पंजाब के अंदर भी रेंजर्स का ऑपरेशन होना चाहिए कराची की तर्ज पर। आज हम इस शो में बात करेंगे कि हुकूमत जो है सियासी चैलेंजेस से कैसे निपटेगी और इमरान खान साहब को जो मुतालबा है पंजाब में रेंजर्स के ऑपरेशन का वो किस हद तक जायज़ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मियां अब्दुल मन्नान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, फैसलाबाद से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, जबकि मियां महमूद रशीद साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हामिद मीर साहब से, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने आज मुतालबा किया है पंजाब में रेंजर्स के ऑपरेशन का। इससे पहले ताहिरुल कादरी साहब भी ये मुतालबा कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी कई मरतबा ये मुतालबा कर चुकी है। ये मुतालबा किस हद तक उनका जायज़ है? क्या ये भी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का कोई हरबा तो नहीं? देखिए, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि इमरान खान या ताहिरुल कादरी या पीपल्स पार्टी पंजाब में रेंजर्स के ऑपरेशन का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि जारी बात है ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये कहा जा सकता है कि जी शायद ये हुकूमत पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल का ताल्लुक है, तो मैं सिर्फ आपको 2-3 मिसालें दूंगा जिससे कि मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में भी एक बड़े ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है। सबसे पहले आप देखें कि पिछले साल पंजाब में पंजाब ही के जो होम मिनिस्टर थे कर्नल शुजा खानजादा, वो अपने ही इलाके में एक बम धमाके का शिकार हो गए और उसमें और भी बहुत से लोग शहीद हो गए। फिर उसके बाद इस साल मार्च में लाहौर में गुलशन इकबाल में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसमें भी 80 के करीब लोग शहीद हो गए। और उसके बाद ये बहस शुरू हुई थी कि पंजाब में भी रेंजर्स के जरिए एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। और जो पंजाब के वजीर कानून हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने फौरन ही ये कह दिया था कि जी पंजाब में किसी बड़े फौजी ऑपरेशन की या रेंजर्स के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि अप्रैल के महीने में जनूबी पंजाब में छोटू गैंग के खिलाफ पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की और पुलिस के 24 लोग जो हैं वो छोटू गैंग में अगवा कर लिए और उनको मगवी बना लिया और फिर बाद में फौज की मदद हासिल की गई और उनको वहां से रहाई नसीब हुई। तो ये 2-3 मैंने मिसालें पेश की हैं जिससे ये साबित होता है कि पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है और कुछ इलाके ऐसे हैं पंजाब के जहाँ पे कि सिर्फ रेंजर्स के नहीं बल्कि फौज के ऑपरेशन की जरूरत है। और अभी कुछ महीने पहले अप्रैल के महीने में जनूबी पंजाब के एक इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ रेंजर्स ने ऑपरेशन नहीं किया बल्कि पाकिस्तान आर्मी ने किया। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में ऐसे बहुत से इलाके हैं अटक की साइड पर और डीजी खान और राजनपुर की साइड पर और कुछ इलाके जो हैं वो झंग और सरगोदा की तरफ भी हैं जहां पर के एक बड़े मैसिव ऑपरेशन की जरूरत है और सिर्फ पंजाब पुलिस जो है वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे जराइम के खिलाफ कार्रवाई कर सके। लिहाजा रेंजर्स के ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन मीर साहब, वजह क्या है? क्या लगता है आपको, हुकूमत क्यों रिलक्टेंट है ऑपरेशन करने के लिए पंजाब में? मुझे इसका नहीं पता। मेरी इस पर काफी बड़े लोगों से न सिर्फ पंजाब हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत की अहम शख्सियात से भी बात हुई है। और अगर सिंध में ऑपरेशन हो सकता है रेंजर्स के जरिए और अगर बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में ऑपरेशन हो सकता है तो पंजाब में भी ऑपरेशन कर लेना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए जनाब के पंजाब में ऑपरेशन होने से ऐसा लगेगा कि शायद पंजाब में भी वही सूरत हाल है जो सिंध में है। तो अगर अप्रैल के महीने में सारी दुनिया ने देखा कि जनूबी पंजाब के एक इलाके में टेररिस्टों ने नहीं बल्कि डाकुओं ने और स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स ने पंजाब पुलिस के 24 अफसरान और जवानों को कैदी बना लिया और पुलिस कुछ नहीं कर सकी वहां पर और फौज को आपने बुलाया वहां पर ऑपरेशन के लिए। तो इससे साबित होता है कि पंजाब के बहुत से इलाके जो हैं वहां पर रेंजर्स के ऑपरेशन की जरूरत है और पंजाब की हुकूमत जो है वो ऑपरेशन ना करके
صرف یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جی ہمارا صوبہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ سندھ ہے یا بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے، تو اس سے آپ پنجاب کے لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کا نقصان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میر صاحب اب بات کی جائے سیاسی تحریکوں کی، تو جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جس پہ پاکستان عوامی تحریک کی بات کی جائے، پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے، وہ سڑکوں کے ساتھ ساتھ قانونی جنگ بھی پورے زور و شور کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ ستمبر میں وہ بھی سڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اب تک حکومت یہ تاثر دیتی رہی کہ وہ زیادہ خوفزدہ نہیں ہے ان تحریکوں سے؟ کیا اب حکومتی سرکل میں کچھ اب پریشانی دکھائی دے رہی ہے؟ کوئی ایسی لگ رہا ہے آپ کو ایسا کچھ؟ دیکھیں ابھی تک تو جو حکومت ہے نا، اس کی سب سے بڑی جو طاقت ہے نا وہ اپوزیشن جماعتوں کی کمزوریاں ہیں۔ تو اگر تو پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ طاہر القادری صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مل کر اور ان کے کہنے پہ تحریک چلائیں گے تو پھر تو اس حکومت کو کسی ایسی تحریک سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ کل پچھلے 2-3 سال پہلے تک تو وہ گجرات میں نریندرا مودی کے مہمان تھے اور وہاں پہ مودی کی تعریفیں کر رہے تھے، اور اب پاکستان آ کے وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مودی پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ شاید وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہمارے پاس ان کے ویڈیو کلپس موجود ہیں جس میں وہ انڈیا میں کھڑے ہو کے مودی کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور اب وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جناب مودی پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو یہ جو طاہر القادری جیسے ابن الوقت اور مفاد پرست لوگ ہیں، یہ اگر پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کی تحریک کی قیادت کریں گے تو نہ تو عمران خان کی تحریک کامیاب ہوگی اور نہ ہی آصف زرداری کی تحریک کامیاب ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت لیکن شکریہ۔ اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اپنے طور پر مل کر اور پاکستان کے جو اصلی جو صحیح سیاسی مسائل ہیں اور سیاسی جو ایشوز ہیں ان کی بنیاد پر حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے تو بالکل حکومت جو ہے وہ اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، عدالتوں میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور سڑکوں پہ بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر عوام کو یہ تاثر ملے گا کہ عمران خان اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ طاہر القادری کے سیاسی ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں اور اس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں تو پھر نواز شریف کو کسی پریشانی کا سامنا سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ حامد میر صاحب ہمیں شو کرنے کا، اپنا تبصرہ دینے کا۔ میاں محمود الرشید صاحب، آج عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا پنجاب میں رینجرز کے آپریشن کا، کل جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا، پیپلز پارٹی بھی کئی مرتبہ یہ مطالبہ دہرا چکی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کیا اب آپ کو ایسا کیا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو گیا، اب پنجاب میں ہو گیا ہے کہ فوجی آپریشن وہاں پہ فوری طور پر ہونا چاہیے؟ دیکھیے پنجاب کے اندر دن بہ دن جو انتہائی افسوسناک حالات ہوتے جا رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے اعتبار سے، پنجاب کی تاریخ میں کبھی اس طرح ہزاروں بچے جو ہے نا اغوا نہیں ہوئے، روزانہ 5-7 بچے اغوا کے اخبارات کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں، میڈیا بھی اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد یہاں ٹارگٹ کلر جو ہیں لاہور کے اندر جو کل واقعہ ہوا ہے اس سے تو سب لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہاں پر کہیں رینجرز کو، میں نے تو آرمی چیف سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ یہاں آ کر یہ جو ٹارگٹ کلر ہیں ان کو گرفتار کریں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ بے بس ہو گئی ہے۔ یہ آپ نے فارمل گزارش کی ہے یا انفارمل آپ نے گزارش کی ہے؟ نہیں، میں نے تو مطالبہ کیا انفارمل، میں پنجاب اسمبلی کا کل اجلاس ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ ہمارے 2 کونسلر کے امیدواران کو 10 ماہ پہلے مرڈر کیا گیا اور وہاں پر 2 بندے گرفتار ہوئے۔ اصل جو قاتل ہے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ تصویریں اتروا کے بینر اتروا رہا ہے۔ ہم پچھلے 1 سال سے کو پکار کر رہے ہیں کہ اس قاتل اشتہاری کو آپ پکڑیں، نہیں پکڑا۔ کل ہمارا یونین کونسل کا جو چیئرمین کا امیدوار تھا وہ تاریخ کے بھگت کے کیس کی واپس آ رہا تھا، وہ انہی 2 جو مقتول تھے ان کے مدعی بھی تھے، وہ جی ان کے مدعی بھی تھے۔ تو اب جب حالات یہ ہوں اور حمزہ شہباز کا حلقہ ہو، جب سیاسی پشت پناہی ان درندوں کو حاصل ہو اور وہ پیشہ ور قاتل آزاد گھوم رہے ہوں اور اپنا ظلم کی انتہا یہ ہے کہ کسی مظلوم کی، کسی مقتول کی دادرسی کے لیے جو وہاں پر جا رہا بندہ اس کو تھریٹ کیا جائے، پولیس ٹچ سے مس نہ ہو اور پھر اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے، تو اور کون سے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کو کہیں جی رینجرز ادھر آ کے یہ ٹارگٹ کلر کو پکڑے؟ جب پولیس ٹوٹل فیل ہو گئی ہے، یہ جو سینکڑوں بچے پکڑے گئے ہیں، یہ چھوٹو گینگ کی بات کر رہے تھے ابھی شاید میاں منان صاحب تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو تباہی یہ پولیس کا فیلئر ہے، نہیں محمود الرشید صاحب، پولیس کا فیلئر ہے یا ول کی کمی ہے؟ دیکھیں پولیس کا بھی فیلئر ہے، پولیس پولیٹیسائز ہے اور وہ جو حکمرانوں کے دباؤ کے تحت وہ اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے گینگز کو نہیں پکڑ رہی۔
लाहौर शहर के अंदर दर्जनों बत्ताखोर गैंग है इस वक्त। वो कोई बट ब्रदर है, कोई कुम्मा ब्रदर है, कोई फलाना ब्रदर है, उन सबको सरपरस्ती उनकी छतरी हासिल है हमजा शहबाज की, और पुलिस वालों ने आंखें बंद की हुई हैं। तो ये तफसीलात आप बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आप ये तफसीलात असेंबली में लेके आए हैं या किसी फोरम पे आप लेके आए हैं? ये तफसीलात सारी सबूतों के साथ जिस तरह ये नाम जो आप ले रहे हैं। असेंबली में कौन सुनता है? असेंबली के अंदर हम जो भी करें तो अदालत ले जाए। के बारे में भी कहते रहे कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप हुक्म अदालत ने दे दिया है, ये तारीखी अमारात को बर्बाद न करें। एक नहीं सुनी किसी ने, जहाँ पर बिल्कुल सुनने का रवाज नहीं है, अददी अक्सरियत के बलबोते पर जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं अपनी जिद और हठधर्मी की वजह से। ठीक है नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर तैरुल कादरी साहब ने भी यही मुतालबा किया था कि पंजाब के अंदर फौजी ऑपरेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा जिस तरह से वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन चल रहा है उसी तरह का ऑपरेशन पंजाब में होना चाहिए। और एक और इल्ज़ाम उन्होंने मियाँ साहब पर आयद किया था। उन्होंने ये कहा था डॉक्टर तैरुल कादरी साहब ने कि जब भी मियाँ साहब की हुकूमत को ख़तरात लाक होते हैं तो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी होती है। तो ये इस मिसाल की क्या रेलेवेंस है, ज़रा ये पहले इसकी वजाहत कीजिएगा। देने से पहले आपको हामिद मीर साहब के कुछ बातें उनको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। उन्होंने डॉक्टर तैरुल कादरी साहब की ज़ात के ऊपर कुछ बातें की हैं। डॉक्टर साहब कहते क्या हैं, शायद उन्होंने ठीक तरीके से सुना नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब कुलभूषण पकड़ा जाता है तो वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं, जब मकबूजा कश्मीर के अंदर बर्बरियत का मुजाहरा होता है तो वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर से भारतीय लोग पकड़े जाते हैं तो वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं, कोयटा की दहशत गर्दी में जब उनका अपना वज़ीर आला बलूचिस्तान रा का नाम लेता है तो वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं, जब अचकज़ई साहब जो उनके इत्तेहादी हैं जब वो फ़ौज को मेलाइन करते हैं और वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं। तो ये बातें डॉक्टर साहब ने कौम के सामने सवाल रखे हैं। और उन्होंने डॉक्टर साहब के हवाले से जो हमारी तहरीक चल रही है सानिया मॉडल टाउन के किसास के हवाले से हामिद मीर साहब ने उसका भी जिक्र नहीं किया कि किस तरीके से 14 लोगों को दिन दिहाड़े बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए ज़िबा कर दिया गया, 90 से ज़ायद को गोलियाँ मार दी गई। तो डॉक्टर साहब के ये मुतालबात किस तरीके से जो हैं वो गैर कानूनी हैं, जो इब्न अल वक्ती के ज़ुमरे में आते हैं? ये वही सवाल हैं जो पूरी कौम कर रही है। और रही बात ये कि जो इल्ज़ाम लगाएं, इन्हीं मेरे जवाब के अंदर वही सवाल हैं कि वज़ीर आज़म जो हैं जब भी आप देखें कि APS का जब सानिया हुआ तो उस वक्त अपोजिशन की तहरीक जो थी वो भी चल रही थी तो APS का सानिया हो गया। इस वक्त भी अपोजिशन एक भरपूर तरीके से तहरीक चला रही है तो कोयटा का एक सानिया हो गया। तो ये एक सवाल है और डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि इस हुकूमत को, नवाज हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लाने में इंडिया का एक अहम किरदार रहा है। और डॉक्टर साहब ने ये सवाल भी किया है कि जब जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से हामिद मीर साहब ने तज़किरा किया था तैरुल कादरी साहब के भारत में खिताब का, तो वो हमने भी सुना है। उसमें बिल्कुल 2012 का खिताब है जिसमें वो मोदी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ पे स्टेट गेस्ट का वहाँ पे उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। आपने खुद जाके भारत में स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल लेते हैं, यहाँ बैठ के तनकीद करते हैं, ये कैसे? देखिए अब इसमें कौन सा ऐसा इशू है जब कुलभूषण की गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म अगर खामोश रहते हैं, कोयटा के सानिया पर वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं, जसूसों की गिरफ्तारियों पर वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत पर वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं। इस सवाल का जवाब ये है जो दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाना क्या इन सवालों का जवाब है? और डॉक्टर साहब पूरी दुनिया के अंदर एक अमन का पैगाम लेके जा रहे हैं। वो इंडिया में भी जाते हैं, वो पूरे यूरोप में भी जाते हैं, वो हर जगह पे एक अमन और दहशतगर्दी का पैगाम लेकर जाते हैं। ये उन सवालों के जवाब नहीं है जो देने की कोशिश की जा रही है। जहां पर एक ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे एहतजाजी तहरीकों के मुस्तकबिल के हवाले से कि आने वाला हफ्ता एहतजाजी तहरीकें जो है वो किस तरह से हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ाएंगी, अपोजिशन की जमातें क्या हिकमत अमली नहीं बनाएंगी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां अब्दुल मन्नान साहब, क्या वजह है पंजाब हुकूमत क्यों ऑपरेशन से रिलेक्टेंट है? मेरी अर्थ तो सुने ना, ये सिर्फ मीडिया पे आ रहा है और जिन लोगों ने शोर मचाया है उनकी तरफ से आ रहा है। 3 दिन पहले आप वेरीफाई कर लें, मेरे शहर में तमाम अदारों ने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया है और उन्होंने आदमी पकड़े भी हैं। और इसके अलावा सरगोदा में हुआ है, मुल्तान में हुआ है, DG खान में हुआ है, राजनपुर में हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रही कि पंजाब हुकूमत क्यों रोकेगी किसी ऑपरेशन को। और अब जो लेटेस्ट फैसला हुआ है कोयटा के वाक़या के बाद कि पूरे पाकिस्तान में कॉम्बिंग ऑपरेशन होंगे और उस पर आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इंटेलिजेंस इतलात पे ऑपरेशन कर रही हैं। ना उन्हें कोई रोकता है और ना रोक रहा है, वो अपना काम जारी रखे हुए हैं और उसके नताइज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं।
بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن وہاں پہ آلریڈی جاری ہے, کسی نئے آپریشن کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے. بالکل, ہم کیوں روکیں گے؟ جو امن و امان کا مسئلہ ہے تو دہشت گردوں کا مسئلہ ہے پکڑنے کا, اس میں تو ساری قوم یکسو ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے محمود رشید صاحب, عمران خان صاحب اگلے ہفتے غالباً سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں وزیراعظم کی نااہلی کے لیے درخواست لے کر. اس کے علاوہ آپ کے 2 جلسے بھی ہیں جیلم میں اور گجرات میں. تو کیا آپ کو کچھ ہے امید ہے کہ لوگ نکلیں گے اس طرح سے پنجاب کے اندر؟ چونکہ خان صاحب نے خود اپنی بات میں یہ کہا, خود انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہو نہ ہو, ان کی مقبولیت ہو نہ ہو, وہ نکلیں گے. انہیں کیا ڈر اب لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر مقبولیت کھو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا خوف رہا کیا کہ لوگ نہیں نکلیں گے. خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو ایک اصولی بات کی ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھی میں بھی کروں گا تو میں تو اس پہ اور یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ایک جرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 70 سال پچھلے جو یہ تمام جو میں یہ دعویٰ کیا اور یہ وعدہ کیا قوم سے کہ اقتدار میں آنے کے بعد ڈوبتی ہوئی دولت کو واپس لے کے آئیں گے. اب جب پاناما لیک کی شکل میں خود یہ لیک آ گئی سامنے کہ ان کو اپنے اور کیا جو ہے وہ باہر پڑے ہیں, ان کے بچوں کے نام اور ان کے جو ایسٹس باہر ہیں جس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, اور اس کے اوپر خود وزیر اعظم اور ان کی فیملی جب یہ کہتی ہے, وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, لیکن احتساب کے لیے جب TORs بنتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں تو جلسے جلوس سے ہٹ کے ہم نے 4 مہینے ضائع کیے ہیں یہ کہ چلے جی پارلیمان میں چلے جاتے ہیں, پارلیمانی ایک کمیٹی بنتی ہے, وہ بار بار ایکسرسائز کرتی ہے, TORs بناتی ہے, لیکن حکومت کے رویے میں ذرہ برابر کوئی پازیٹیو تبدیلی اور لچک نہیں ہے. اس کے بعد مجبوراً ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, دیگر پارٹیاں بھی اپنے اپنے طریقے کے مطابق احتجاج کر رہی ہیں, جماعت اسلامی ہے, پیڈ ہے, عوامی لیگ والے ہیں, اور PTI نے بھی سڑکوں کے اوپر آنے کا فیصلہ کیا ہے, اور ہم بتدریج اس کے اندر وسعت بھی لے کے آئیں گے, شدت بھی لے کے آئیں گے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ قوم کا یہ دیرینہ مطالبہ جو ہے وہ پورا ہونے کے اب دن آ گئے ہیں. تو کیا یہ پوزیشن یکجا ہو کے آپ کوئی تحریک چلائیں گے یا جس طرح الگ الگ چلا رہے ہیں؟ الگ الگ سے تو کوئی امپیکٹ بظاہر ہمیں نظر نہیں آیا. ہر پارٹی الگ الگ چلا رہی ہے, لیکن اس کا کچھ ایک پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتے ہیں, آپس میں دوریاں نہیں ہیں, منزل سب کی ایک ہے کہ پاناما لیک کے اوپر جو کردار کیے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے, ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے دعوے کرنے والے خود جب ان کے اوپر تعلق جائے تو وہ کیوں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نور اللہ صدیقی صاحب, جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے ہفتے سپریم کورٹ جا رہے ہیں وزیراعظم کی نااہلی کے لیے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. وہ اسپیکر کے پاس بھی ریفرنس دائر کر چکے ہیں, الیکشن کمیشن میں بھی دائر کر چکے ہیں, وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. سڑکوں پر تو آلریڈی نکل چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان عوامی تحریک کا کیا لائے عمل ہے؟ صرف آپ سڑکوں پر ہی اپنی تحریک جاری رکھیں گے؟ الیکشن کمیشن میں تو آپ کا ایک ریفرنس موجود ہے, لیکن اس کے علاوہ دیگر فورمز پر بھی آپ جائیں گے. کیا مزید حربے آپ آزمائیں گے وہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے؟ جی دیکھیں, ہم وزیر اعظم کی نااہلی کے لیے اس وقت الیکشن کمیشن میں ہمارا ریفرنس جو ہے وہ زیر سماعت ہے, اور ہم نے اس کے اندر یہ ایک پوائنٹ نقطہ اٹھایا ہے کہ 2013 کے الیکشن کے وقت وزیر اعظم نے اپنے ڈیپینڈنٹس کے جو اثاثے تھے وہ ظاہر کیوں نہیں کیے. ابھی 2-4 روز قبل بھی یہ DG خان میں ایک الیکشن ہوا تھا, وہاں جو سیٹ خالی ہوئی تھی وہ اثاثے چھپانے کی بنیاد پر جو MPA تھا وہ نہل قرار دیا گیا تھا. تو بالکل اسی طرح وزیر اعظم نے اور ان کے صاحبزادے نے جو ٹی وی کے اوپر آ کر اپنے آف شور اثاثوں کا جو الحمدللہ کا ورد کر کے جس کا اعتراف کیا تھا, وہ الحمدللہ والے جو اثاثے تھے وہ 2013 کے الیکشن اور کاغذات نامزدگی میں کیوں نہیں تھے. یہ ایسے کھلے ثبوت ہیں جو الیکشن کمیشن کی ٹیبل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت قوم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہی ہے. اسی فیصلے سے کیا لگ رہا ہے الیکشن کمیشن سے کیا فیصلہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, ثبوت اتنے واضح ہیں کہ جن سے انکار ممکن نہیں ہے. نہ الیکشن کمیشن اس سے انکار کر سکتا ہے, نہ ہی حکومت کے پاس کوئی ایسا جواب ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ جو آف شور کمپنیوں کے جو اثاثے تھے جن کا وزیر اعظم کے صاحبزادے اور خود وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے فلور پر ان کو اون کیا تھا. جیسے انہوں نے جدہ کی دبئی کی فیکٹری کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 میں بیچی تھی, تو اس 80 میں جو 33 ملین ریال کی جو فیکٹری تھی جو $9 ملین بنتے ہیں, تو وہ 80 سے لے کے 2000 تک جو 18 سال کا درمیانی عرصہ ہے وہ $9 ملین اس 18 سال کے عرصے میں کہاں پڑے رہے
किस बैंक में पड़े रहे, और फिर वो 2005 के अंदर जो जद्दे की फैक्ट्री बेचते हैं तो वो बेच के वो कहते हैं कि लंदन के फ्लैट लिए थे, हालांकि वो लंदन के फ्लैट तो 1992 के खरीदे हुए हैं। इन इतना तजाद है, ये सारे तजाद ही एक खुले सबूत हैं। तो अब अदारों की तरफ नजर है। जहां तक हम सड़कों पर हैं तो हम सड़कों पर हैं सानिया मॉडल टाउन के किसास के लिए। 2 साल हो गए हैं सानिया मॉडल टाउन हुए और हमें 2 साल में इंसाफ नहीं मिला। यहां पर 14 लोगों को बेदर्दी से मारा गया, हमें FIR के इंदराज का हक नहीं मिला, हमें गैर जानबदार JIT की तश्कील का हक नहीं मिला, हमें फेयर ट्रायल नहीं मिला और हमारी किसी फोरम पर कोई बात नहीं सुनी गई। तो अब मजबूरन हम सड़कों पर आए हैं और आप सड़कों आपकी पीरियोडिक है, वक्फे से आपकी तहरीक जो है वो शुरू होती है, फिर रुक जाती है, फिर आप कारकुनों को रेस्ट देते हैं, कारकुनों के साथ आप हुकूमत को भी रेस्ट देते हैं। ये नहीं, ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। देखें 2 साल हम अदालत में थे, 2 साल का कोई दिन ऐसा नहीं है कि हमने कानूनी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, कानूनी जद्दोजहद नहीं की, ताकि अगर हम फौरन सड़कों पर आते तो फिर यह कहा जाता कि हम अदालतों में जाने की बजाय सड़कों पर आ गए हैं। हमने 2 साल अदालत के फ्लोर के ऊपर इंसाफ का इंतजार किया है और मजबूरन हमने इस्तगासा दायर किया। अदालतों से और आप जब इस्तगासा दायर बिल्कुल किया आपका तो एतमाद उठ चुका है, इसलिए आप सड़कों पर अब आए फाइनली एज ए फाइनल रिजॉर्ट। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। खुद जजेस जो हैं, मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जो जजेस हैं, वो भी पुलिस के, इंतजामिया के, हुकूमत के रवैये के शाकी नजर आते हैं। चले ठीक उनके है, अहकामात पर अमल नहीं होता। पॉइंट आपका आ गया। यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक से वापस आकर जो सवालात उठाए हैं मियां महमूद रशीद साहब ने और नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब ने, इन सवालात के जवाब जानेंगे मियां अब्दुल मन्नान साहब से। बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुशामदीद। मियां अब्दुल मन्नान साहब, जिस तरह आपने सुना मियां महमूद रशीद साहब को आपने सुना ब्रेक से पहले और आपने नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब को सुना, बहुत से सवालात उन्होंने उठाए आपकी तहरीक से मुतालिक। हुकूमत जो है पहले हमने देखा जो तासर देती रही वो बहुत ज़्यादा कि हम परेशान नहीं हैं, एहतजाजी तरीके हैं, चलती रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन अब आपकी जानिब से कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। जिस तरह से जवाबी रेफरेंसेज आपने भी दायर करना शुरू कर दिए हैं स्पीकर कौमी असम्बली के पास, तो क्या आप हुकूमत सोच रही है आगे के लिए? देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि वो कोई परेशानी में नहीं किए, वो उन्हीं इकदामात का हमने जवाब दिया है जो ये पिछले 3 सालों से लगे हुए हैं। क्योंकि अगर कौम क्यों इन पे एतमाद नहीं कर रही, आपके इल्म में है, खान साहब ने क्यों तकरीर में फरमाया कि मुझे पता है मेरी मकबूलियत कम हो गई है, अगर मैं अकेला भी रह जाऊं। तो ये सोच इसलिए आई है कि जब ये पेशावर से चले अटक के लिए तो उसी दिन जलसा अमीर मुकाम साहब ने पेशावर में रखा और पूरे मीडिया ने देखा कि एक अकेले आदमी का जलसा इनकी रैली से कितना बड़ा था। और दूसरा, जब ये पिंडी से चले फैसल एवेन्यू के तो आपके कैमरे गवाह हैं, अभी तक आपके पास फुटेज महफूज होगी कि वो जो जिस किस्म की वो रैली थी वो हम उसके बारे में क्या कमेंट करें। अब जब पता ही चल गया है फैजाबाद में रुक गए थे लोग क्यों आतिशबाजी देखने। हाँ जी, हाँ देखे ना जी, कौम क्यों इनके कहने नहीं लग गई कि कौम को पता चल गया है कि ये कोई कौमी खिदमत अदा नहीं कर रहे, ये तो इक्तदार के भूखे हैं, ये तो इलेक्शन के। ये बात तो आप खुद मान रहे हैं कि आपने जवाबी कार्रवाई की, जो रेफरेंस आपने दायर किए वो भी जवाब जी। अब हम मजीद बिल्कुल देखें ना, मेरी बात सुने, हम हाथ बांध के बैठे रहें और ये कभी 4-4 महीने डी चौक में बैठे रहें, कभी ये डीजी बैठ कर म्यूजिक लगाते रहें, कभी ये नाचते रहें, कभी ये गाते रहें। आपका क्या ख्याल है कि हम सुमन बुकमन बैठे रहें? हम एक बहुत बड़ी पार्टी हैं, हमारे भी पाकिस्तान की हर गली में मेरा भाई, हर शहर में, हर कस्बे में कारकुन है और हमारे कारकुनों के भी जज्बात हैं। हाँ, अभी मैं सिद्दीकी साहब की बात का भी जवाब दे लूं कि उन्होंने फरमाया कि 2 साल से हम अदालत का इंतजार कर रहे थे। क्या अदालत ने कोई फैसला दिया? अगर नहीं दिया तो अदालत के खिलाफ इनको निकलना चाहिए था, हमारे खिलाफ। इनका एक वाज़ेह मैसेज कौम के पास चला गया है कि इनका कोई एजेंडा नहीं है। अदालती रिपोर्ट तो मौजूद है, वो मंजर आम पे नहीं आ रही। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, इनका एक ही एजेंडा है कि नवाज और किसास हमारा एजेंडा है कि नवाज ना इंसाफ का आपसे तल्लक ही नहीं। आप तो ना JIT को मानते हैं, ना किसी अदालत को मानते हैं, ना किसी आप ये तो मानते हैं कि 14 लोगों को दिन दिहाड़े मार दिया गया। बाबा मेरी चले सुन लेते हैं सर, मेरी बात सुन ले, मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जो मर्जी कहें मैं पूरे तहम्मुल से बर्दाश्त करूंगा।
बात यह है कि इनका एजेंडा है जो कौम जान चुकी है कि ये चाहते हैं नवाज़ को हटाए, वो इनसे नहीं हटेगा क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का कायद है और उसकी जड़ें तो मियां साहब हटाने में क्या अवाम में गहराई तक है। हटाने में क्या मकसद है गहराई तक पार्टीज का आपके नजदीक? देखे ना, मेरी बात सुन ले, मैं मकसद ही बता देता हूं। अभी आपने 2 दिन पहले डीजी खान तौसा शरीफ के इलेक्शन का हवाला दिया, आपके पास नतीजा आ गया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का नतीजा आ गया जहां हमारी हुकूमत भी नहीं थी, पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत थी। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके इलेक्शन का नतीजा आ गया। जितने बाई इलेक्शन जीपी और एजेके के इलेक्शन को तो आप पंजाब में एज अ पैरामीटर नहीं ले सकते क्योंकि वो तो वफाक की हुकूमत अवाम के साथ हमसे चलते हैं। मोहब्बत करते हैं और एजिटेशन वालों से मेरा भाई नफरत करते हैं और ये नफरत आपके पास बढ़ेगी। अवाम अब हमारे पीछे हैं कि आप क्यों नहीं इनको समझाते, आप क्यों नहीं निकलते। चले नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब आप अपना जवाब दे दें। मैं इनको मन्नान साहब को इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं और गली मोहल्ले में हमारे लोग हैं, तो मुझे ये बताएं कि जब 12 अक्टूबर 99 का वाक़या हुआ तो कितने लोग इस पार्टी को बचाने के लिए और अपने लीडर को बचाने के लिए सड़कों पर निकले थे? जरा इसका भी जवाब चले मन्नान साहब एक बंदा नहीं निकला था। इनका कायद जो है एयरपोर्ट आकर बैठा रहा, ना मन्नान साहब वहां पे नजर आए ना कोई इनका कारकुन वहां पे नजर आया। अब भी ये सारा खौफ, सारा दबदबा जो है ये धांधली के नतीजे में हासिल किए गए इक्तदार की वजह से है। जब ये इक्तदार खत्म हो जाएगा तो कोई इनके छोड़ने के लिए खाली जाती उमरा में भी कोई इनके साथ नहीं आएगा। ये वो सारी ताकत और 2 नंबर की दौलत के साथ हासिल किया गया इक्तदार है। और दूसरी बात यह है कि हमारा एजेंडा क्या है, मैं आपको बता देता हूं हमारा एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा यह है कि मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े जिन 14 कारकुनों को मार दिया गया था, हमें उनका इंसाफ चाहिए। दूसरा हमारा एजेंडा यह है कि पनामा लीक्स के जरिए इस कौम की दौलत को लूटकर जिस तरीके से लंदन के अंदर फ्लैट्स खरीदे गए और स्विस अकाउंट्स भरे गए, उनका हमें जवाब चाहिए कि वो पैसा वहां कैसे पहुंचा और वो ऑफशोर कंपनियां क्यों बनाई गई। तीसरा हमारा एजेंडा यह है कि इलेक्शन लड़ते हुए वजीर आजम साहब ने जब 2013 में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो उसमें अपने बच्चों के असासे जाहिर क्यों नहीं किए थे। इन सवालों के जवाब देकर आप हमारी सियासत को नाकाम बना दें। नाज़रीन जब वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मियां महमूद रशीद साहब इमरान खान जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये आज एहतजाज एहसन साहब ने, पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। उनका ये कहना है कि आप सड़कों पर निकल आए हैं तो यहीं पे अपनी तहरीक को आगे लेकर चलें, सुप्रीम कोर्ट फिलहाल ना जाएं, ये टाइम नहीं है जाने का। क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये उनका मशवरा है। अब चेयरमैन अपने साथियों से मशवरा करेंगे क्योंकि इस मशवरे को कबूल किया जाएगा। या ये है कि हमने जो अपनी पार्टी के अंदर ये फैसला किया था कोर कमेटी की मीटिंग में कि हम अपने तमाम ऑप्शन जो है ना वो करेंगे, और उसमें से एक ऑप्शन ये था कि इतने वाज़े हमारे पास सबूत मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट किसी तौर पर भी इन हक़ाइक़ से चश्मपोशी नहीं कर सकती, और उसके नतीजे में ये पनामा लीक के हवाले से ये वज़ीर आज़म और उनके सारे ख़ानदान की जो बाहर प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स और टैक्स चोरी के जितने मामलात हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे के वज़ीर आज़म को फारिग कर सकती है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा ये फैसला था कि हम अवामी प्रेशर को भी बढ़ाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, और उसका पहला फेज अभी जारी है। 3 सितंबर को स्टैंड है, उसके बाद सेकंड फेज हमारा जो है वो पहले से ज्यादा मौसर, पहले से ज्यादा शदीद किस्म का होगा, जिसमें हम पूरे शहरों को जाम करेंगे और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हमारा लाइजन और कोऑर्डिनेशन होगा। ये इस बात का भी इम्कान है कि हम सब लोग मिल के कोई मुश्तरका कॉल भी दे दें। तो अभी ये जो एतजाज आसर का फैसला जो को मशवरा है, इसके बारे में मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में मुशावरत हो रही होगी और वो जो मुनासिब समझेंगे उसके मुताबिक फिर वो लाइन इख्तियार कर लेंगे चेयरमैन। ठीक है, बिल्कुल सही है मियां साहब, बहुत शुक्रिया। नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, आपका लाएमल क्या है? जिस तरह से अभी मियां महमूद रशीद साहब ने कहा है कि सब मिल के एक मुश्तरका कॉल दे सकते हैं एहतजाज के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान अवामी तहरीक में क्या डिस्कशन चल रही हैं? जी, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने 31 जुलाई 2016 के दिन तमाम सियासी जमातों के साथ एक मुश्तरका एलामिया जारी किया था, और उस एलामिया का एजेंडा था मॉडल टाउन का इंसाफ और पनामा का एहतसाब।
उस पर तमाम जमातों ने दस्तखत किए थे, जिसमें तहरीक इंसाफ भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, जमात इस्लामी भी थी, काफ लीग भी थी, मजलिस वातुल मुस्लिमीन भी थी, और मिला के टोटल 31 जमातों ने उस एलामिये पर दस्तखत किए थे। डॉक्टर तैरुल कादरी साहब का ये एक वाज़े एजेंडा और विजन है कि तन्हा कोई जमात भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकेगी, तमाम जमातों को मिलकर इस लेकिन आपके अभी जो बदअमालियों के खिलाफ, आपके कल के और आज के धरने में सड़कों पर आना होगा। आपके कल के और आज के धरने में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी नजर नहीं आई। नहीं, उनके कारकुन मौजूद हैं, उनके कारकुनों ने शिरकत की है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनकी भरपूर शिरकत थी, और वो इन दोनों एजेंडों पर उनके मौक़िफ़ वाज़े हैं। वो पनामा लीक्स के एहतसाब के ऊपर भी किसी जमात के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, और सानिया मॉडल टाउन के किसास के ऊपर भी किसी जमात का कोई इख्तलाफ नहीं है। तमाम जमातों के कारकुनान जो हैं हमारे हर धरने में शरीक हो रहे हैं। ठीक है मियां साहब, और 28 अगस्त को आखिरी में सवाल करूं कि आज भी 28 शहरों में लोग निकले हैं, उन्होंने इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है, अपनी नफरत का इजहार किया है, और 28 अगस्त को डॉक्टर तैरुल कादरी साहब जो हैं वो अगले फेज का ऐलान करेंगे, जो फैसला कुन भी हो सकता है। फैसला कुन भी हो सकता है। मियां अब्दुल मन्नान साहब, जिस तरह से बात की मियां महमूद रशीद साहब ने कि तमाम अपोजिशन की पार्टीज मिलकर तहरीक चला सकती हैं, हुकूमत के खिलाफ मिलकर इकट्ठी एक मुश्तरका कॉल दे सकती हैं, जबकि नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि 28 को तैरुल कादरी साहब अगले फेज का ऐलान करने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा सख्त होगा। तो कैसी तैयारी है हुकूमत की इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए? ये तहरीक चल रही है या कोई किश्तवार सीधी चल रही है कि पहला फेज़, दूसरा फेज़? देखें, आप समझदार आदमी हैं, हम पे इन बातों का मेरा भाई कोई असर नहीं है। जो अभी मियां महमूद रशीद साहब फरमा रहे थे, मियां साहब के 2013 का जो गोशवारा है, दोनों बच्चे, एक बेटा लंदन में और एक बेटा जद्दे में अपना कारोबार करता है, वहाँ के मुल्की कवानीन के मुताबिक अपना टैक्स अदा करते हैं, और मैं भी बतौर पार्लियामेंटेरियन इसकी गारंटी करता हूँ कि मुझ पे भी कोई पाबंदी नहीं है कि मैं अपने बेटे के असासे या अपने बेटे का गोशवारा दूँ। आप अपने आइन को, अपने कानून को देख लें, और इत्तेजाज अहसन साहब ने इसीलिए इनको समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आपको जो धांधली वाला इनका मसला था उसकी तरह नाकामी होगी, और फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि एक जमात इकट्ठी हो, दूसरी जमात इकट्ठी हो, चौथी जमात इकट्ठी हो। भाई मैंने पहले भी कहा था, हम भी सियासी लोग हैं, हमने 1.5 करोड़ वोट लिया है। वो पंजाबी में कहते हैं हाँ गाओ थे मैदान। बात आप समझ गए ना? जी। हम भी हर जगह मौजूद हैं, हम कोई समुद्र में नहीं रहते, हम भी बाजारों में, सड़कों में यहीं रहते हैं। चले क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तहरीक बढ़ती है। छोटा सा एक मन्नान साहब, जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं भाई, जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपने कहा कि बाहर के जो बच्चों के असासे हैं जाहिर करना जरूरी नहीं है, तो फिर आपने इमरान खान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस क्यों दायर किया? हमने इमरान खान के खिलाफ जो नाअहली का रेफरेंस किया है, इमरान खान साहब की जो 13, 14 और 14 पन्ना की रिटर्न है, उसमें 1,98,000 और 2,28,000 रुपया टैक्स है। हमने उनका रहन सहन, उनकी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, उनके बाकी मामला लिखे। अब तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने का। नाजरीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।